नमस्कार मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मेरे छोटे भाइयों बहनों। तो स्वागत है आपका न्यूज़पेपर बेस्ड करंट अफेयर में। दोस्तों, हम यहाँ पर आपको न्यूज़पेपर बेस्ड करंट अफेयर करवाते हैं। आपके सामने न्यूज़पेपर की कटिंग रखते हैं जिससे आपको पता लगता रहे कि हम यहाँ पर आपको क्या पढ़ा रहे हैं, और जो चीज़ इम्पोर्टेंट होती है उसमें उसी को निकालते हैं, बाकी सारी चीज़ों को हटा देते हैं और कोशिश करते हैं कि सारी चीज़ों को डिटेलिंग में आपको पढ़ाया जाए। तो मेरे मित्रों, आज हम जो पढ़ने वाले हैं उसमें सबसे पहली न्यूज़ है एस वेंकटरमण जी के बारे में। ठीक है, मैं इधर उधर की ज़्यादा बात नहीं करूँगा, मैं आऊँगा सीधा टॉपिक पे। और एक और बात आपको साथ ही साथ बता दूँ मैं कि आपके काम यदि कुछ चीज़ आएगी एग्जामिनेशन के अंदर तो वो आपका न्यूज़पेपर आएगा, और जिस चीज़ को आपके न्यूज़पेपर के अंदर जगह नहीं मिल रही है उसको आपके एग्ज़ाम में भी जगह नहीं मिलेगी। ठीक है मेरे मित्रों, क्योंकि जब एग्ज़ाम के लिए पेपर बनता है तो उसमें न्यूज़पेपर को देखा जाता है। उसमें ये देखा जाता है कौन कौन सी न्यूज़पेपर के अंदर हाईलाइट रही हैं, ना कि ये देखा जाता कि मैंने आपको क्या पढ़ाया या किसी और ने आपको क्या पढ़ाया। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हम शुरुआत करते हैं पहली न्यूज की। ठीक है, देखो दोस्तों, आज की हमारी पहली न्यूज है एस वेंकटरमण। आप बोलोगे सर ये क्या बला है, एस वेंकटरमण ये बला क्या है? तो देखो दोस्तों, इनका हाल ही में निधन हुआ है, इसलिए चर्चित व्यक्ति जो होते हैं उस श्रेणी में इसका प्रश्न बनने की काफ़ी संभावना है। ठीक है, देखो दोस्तों, ये जो वेंकटरमण साहब थे वो हमारे 18वें आरबीआई गवर्नर थे। कौन से थे? 18वें आरबीआई गवर्नर थे। ठीक है दोस्तों, इन्होंने 1990 से 1992 तक इस पद पर कार्य किया था, और इसके अलावा वो 1985 से 1989 तक हमारे वित्त मंत्रालय में वित्त सचिव के रूप में भी कार्यरत रहे थे। ठीक है दोस्तों, तो देखो सबसे पहला प्रश्न बनता है कि हाल ही में एक महान विभूति जिसका निधन हुआ है, जिसने आरबीआई के गवर्नर के रूप में कार्य किया, तो वो है एस वेंकटरमण। ठीक है, ये आरबीआई के कौन से नंबर के गवर्नर थे? तो ये 18वें नंबर के गवर्नर थे। ठीक है, और कब से कब तक रहे पद पे? तो 1990 से 92 तक रहे। वैसे यहाँ से सिर्फ दो ही चीज़ें बनेंगी, 18वें नंबर के आरबीआई गवर्नर और इनका खुद का नाम। ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके अलावा देखो मेरे मित्रों, हमारे आरबीआई के टोटल 25 गवर्नर रहे हैं। कितने रहे हैं? 25 गवर्नर। ठीक है, तो दोस्तों इन 25 में से अभी अपने लिए सिर्फ 3 नाम हैं। 3 नाम है वो इम्पोर्टेंट हैं, उसके अलावा बाकी सारा कचरे का डब्बा है जिसको उठा के आप फेंक दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपको दिखाने के लिए ज़रूरी था, इसीलिए मैंने ये सारे नाम लिखे, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं थी। 3 नाम कौन से इंपॉर्टेंट है? तो सबसे पहले नंबर है, पहला कौन था? तो कौन था मेरे मित्रों? सर ओसबोर्न स्मिथ। ठीक है, पहला भारतीय कौन था? पहला भारतीय कौन था? तो वो थे आपके सी डी देशमुख। ठीक है, कौन? सर सी डी देशमुख। ठीक है मेरे मित्रों, स्वतंत्र भारत का पहला कौन था? तो वो भी थे सर सी डी देशमुख, क्योंकि 43 से लेकर 49 तक इनका कार्यकाल रहा था और 1947 के अंदर अपना देश आज़ाद हुआ था। ठीक है मेरे मित्रों, वर्तमान कौन है? तो वर्तमान है आपके शक्तिकांता दास, और ये 25वें नंबर के आरबीआई गवर्नर हैं। कौन से नंबर के हैं? 25वें नंबर के हैं, और ये अभी तक विद्यमान हैं इस पद पर, अभी तक विराजमान हैं। ठीक है मेरे मित्रों, तो आपके सामने यहाँ से कौन कौन से प्रश्न बने एग्जाम के लिए? तो पहला बना, हाल ही में आरबीआई के गवर्नर जिनका निधन हुआ है, तो वो है वेंकटरमण। ये कौन से नंबर के थे? तो 18वें नंबर के। ठीक है, और 1990 से 92 तक का इनका कार्यकाल था। बाकी इनका जन्म कहाँ हुआ था ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी लिख दिया मैंने, तो आप देख लो। नागरकोइल है कर्नाटक में। ठीक है, कौन सी जगह? कर्नाटक में। उस समय त्रावणकोर रियासत का हिस्सा हुआ करता था। वैसे ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम के लिए, सिर्फ थोड़ा सा दिखाने के लिए कि हाँ भाई हम भी मेहनत करते हैं, बस लिख दिया था। ठीक है, तो दोस्तों पहले नंबर पर मतलब जो आरबीआई के पहले गवर्नर थे वो कौन थे? सर ओसबोर्न स्मिथ। ठीक है, पहले भारतीय जो आरबीआई के गवर्नर बने वो कौन थे? सर सी डी देशमुख थे। ठीक है, और स्वतंत्रता के बाद या स्वतंत्र भारत के पहले आरबीआई गवर्नर वो भी कौन थे? सर सी डी देशमुख थे। ठीक है, और इसके अलावा टोटल कितने आरबीआई गवर्नर रहे हैं? तो 25 रहे हैं, और 25वें नंबर के कौन हैं आपके? शक्तिकांता दास, जो अभी तक विराजमान हैं इस पद पर। ठीक है मेरे मित्रों, अब आपके लिए कुछ नहीं बचता है इस न्यूज़ से संबंधित जो एग्जाम में आ सके। ओके मेरे भाइयों, अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। तो दोस्तों आज की अगली न्यूज है, अगला न्यूज आर्टिकल है आज का, वो है विजयी भव।
कौन है, विजयी भव, मतलब विजय का आशीर्वाद दे दिया न्यूज़पेपर वालों ने। अब भव हो या ना हो, लेकिन आशीर्वाद तो दे ही दिया है, विजयी भव का आशीर्वाद दे दिया है अपन ने। ठीक है, क्या दे दिया है, विजयी भव का आशीर्वाद दे दिया है। देखो दोस्तों 100 ये जो फाइनल का जो मैच है वो कहाँ होने वाला है, तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होने वाला है। कहाँ पर, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जिसका पहले नाम क्या था, मढेरा स्टेडियम, मढेरा स्टेडियम। ठीक है, बाकी ये सिर्फ नाम आप याद रख लेना कौन से स्टेडियम में हो रहा है। तो कौन से में हो रहा है, तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हो रहा है। इसकी क्षमता मतलब इसकी क्षमता कितनी है, तो ये स्टेडियम क्या है, विश्व का सबसे बड़ा है। देखो सबसे बड़ा मैदान है दुनिया का, कौन सा है, सबसे बड़ा मैदान है दुनिया का, सबसे बड़ा मैदान है। अब देखो दोस्तों अपन यहाँ पर जो भी चीज़ देख रहे हैं कि 7 बार ये तो ये वाली चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है मैदान के लिए, वो आपके एग्ज़ाम के लिए। अब आपका जो एग्ज़ाम है उसके लिए क्या चीज़ इम्पोर्टेंट होगी, उस पर हम आते हैं सीधे, क्योंकि ये न्यूज़पेपर पढ़ने से ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक एग्ज़ाम की चीज़ें आपके लिए सामने नहीं लाई जाए। देखो दोस्तों अपने एग्ज़ाम के लिए जो चीज़ ज़रूरी है वो अपने सामने है, उनको अपन एक बार डिटेल में देख लेते हैं। तो दोस्तों पहला जो वर्ल्ड कप था, देखो पहले जो वर्ल्ड कप था, आपका जो वर्ल्ड कप था पहले, उसका नाम हुआ करता था प्रूडेंशियल कप। उसको डायरेक्ट विश्व कप नहीं बोलते थे, उसको विश्व कप नहीं बोलते थे, उसका नाम हुआ करता था प्रूडेंशियल कप। ठीक है मेरे मित्रों, और पहला जो विश्व कप था वो उसका आयोजन कब हुआ, 1975 में। विश्व कप से पहले क्या हुआ करता था, प्रूडेंशियल कप हुआ करता था। ठीक है मेरे मित्रों, इंग्लैंड के द्वारा इसका आयोजन किया गया। किसके द्वारा आयोजन किया गया था, तो इंग्लैंड के द्वारा। ठीक है मेरे मित्रों, इस टूर्नामेंट में कितनी टीमों ने हिस्सा लिया, तो इंग्लैंड ने, वेस्ट इंडीज़ ने, ऑस्ट्रेलिया ने 3, भारत 4, न्यूजीलैंड 5, पाकिस्तान 6, श्रीलंका 7 और पूर्वी अफ्रीका। ठीक है, पहले दक्षिणी अफ्रीका नहीं था, पहले पूर्वी अफ्रीका था। तो इन नामों को भी आप याद कर लेना कि पहले विश्व कप टूर्नामेंट में कितनी टीमों ने भाग लिया, कितनी टीमों ने भाग लिया दोस्तों, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 टीमों ने हिस्सा लिया। कितनी टीमें थीं, 8 टीमें थीं। उनके नाम कौन कौन से थे, तो इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया, भारत, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, श्रीलंका और पूर्वी अफ्रीका। ठीक है मेरे दोस्तों, तो जो पहला आपका जो विश्व कप था उसमें वेस्ट इंडीज ने ऑस्ट्रेलिया को 17 रनों से पराजित किया था। अब आपकी समझ में आ रही होगी कि पहले विश्व कप से लेके अभी तक ऑस्ट्रेलिया फाइनल खेलता है हर बार लगभग, तो कुछ विशेष टीम तो है मेरे दोस्तों। ठीक है, अब तक मेरे मित्रों कितने विश्व कप हो चुके हैं, तो अब तक 12 विश्व कप का आयोजन किया जा चुका है। कितने का, अब तक 12 विश्व कप टूर्नामेंट हो चुके हैं, जिनमें सबसे सफल टीम कौन सी रही है, ऑस्ट्रेलिया। तो विश्व कप की सबसे सफल टीम कौन सी है, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, जिसने 5 बार विश्व कप जीता है। 2007 में लगातार 3 विश्व कप जीतने वाली ऑस्ट्रेलिया जो है वो विश्व की पहली टीम बनी, मतलब जीत की, विश्व कप के ट्रॉफी जीत की जो हैट्रिक लगाई थी ऑस्ट्रेलिया ने लगाई थी। ठीक है दोस्तों, पहली टीम है और एकमात्र टीम है जिसने कि अभी तक हैट्रिक लगाई है। हैट्रिक तो क्या दोस्तों, 3 बार जीतने वाली ही एकमात्र टीम है। ठीक है, अब हो सकता है तीसरी बार भारत जीत जाए, भारत जीत जाएगा तो फिर भारत 3 बार जीतने वाली टीम बन जाएगा। ठीक है, अगर ये वाला विश्व कप भारत जीत जाता है तो। ठीक है मेरे दोस्तों, भारत और वेस्ट इंडीज हैं इसके अलावा। देखो ऑस्ट्रेलिया ने कितनी बार जीता है, 5 बार। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने दोनों ने 2-2 बार विश्व कप जीता है। भारत ने 1983 और 2011 में जीता है, जबकि वेस्ट इंडीज ने 75 और 79 में जीता है। और इस बार वेस्ट इंडीज जो है वो क्वालिफाई भी नहीं कर पाई है। ठीक है दोस्तों, तो अब अपन देख लेते हैं दोस्तों कि जो विश्व कप हुए हैं 12 वो कहाँ कहाँ आयोजित हुए हैं, विनर कौन कौन रहा है। ठीक है दोस्तों, तो पहला जो विश्व कप था 1975 में हुआ। आयोजन कहाँ हुआ था, तो इंग्लैंड के अंदर। विनर कौन था, ऑस्ट्रेलिया, और रनर अप कौन था, विनर कौन था, वेस्ट इंडीज, और रनर अप था आपका ऑस्ट्रेलिया। दूसरा हुआ था 79 में, इंग्लैंड के अंदर आयोजन किया गया था। वेस्ट इंडीज विनर था और रनर अप इंग्लैंड था। 83 के अंदर ये भारत, ठीक है, ये भी इंग्लैंड में हुआ था। भारत ने क्या किया था, विजय हासिल की थी और वेस्ट इंडीज इसकी रनर अप थी। और अगला हुआ था 1987 में, ये भारत और पाकिस्तान दोनों में मिलके आयोजन हुआ था। मतलब पहले भारत अकेला एक विश्व कप तक का आयोजन नहीं करवा पाता था, और आज हम अकेले ही जाने क्या क्या आयोजन एक साथ करवा दें। यही तो है हमारी क्षमता, हमारी एकता। देखो दोस्तों, विनर कौन रहा था, ऑस्ट्रेलिया, और रनर अप इंग्लैंड।
और 92 का हुआ था ऑस्ट्रेलिया प्लस न्यूजीलैंड में, न्यूजीलैंड, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया प्लस न्यूजीलैंड में हुआ था। पाकिस्तान विजेता रहा था और इंग्लैंड रनर अप रहा था। 1996 का इंडिया, पाकिस्तान और श्रीलंका ने तीनों ने मिलकर करवाया था और श्रीलंका इसमें विजयी हो गया था। 99 का इंग्लैंड में हुआ था और ऑस्ट्रेलिया इसमें विजयी रहा था। 2003 का जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका और केन्या के अंदर हुआ था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया विजयी हुआ था और भारत हार गया था। यही रिकॉर्ड है। 359 कुछ, 359 कुछ ऐसे रन बने थे यहाँ पे, ठीक है दोस्तों, याद रखना। वैसे कोई ज़रूरत नहीं है, मत रखना, ठीक है। 2007 में वेस्ट इंडीज़ में हुआ था और ऑस्ट्रेलिया जीता था। 2011 के अंदर इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका में हुआ और भारत जीता था, श्रीलंका रनर अप रहा था। ये वानखेड़े स्टेडियम की घटना है, आपने सबने देखी होगी, ठीक है दोस्तों। 2015 के अंदर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में मिलके हुआ था, ऑस्ट्रेलिया जीता था। और 2019 के अंदर इंग्लैंड में आयोजित हुआ और कौन जीता था? इंग्लैंड ही जीता था। अब भारत के अंदर है और जीतेगा कौन? तो भारत जीतेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ विश्व कप से संबंधित जो भी प्रश्न बन सकते थे वो मैंने आपको बता दी। और वर्तमान विश्व कप में कौन सा खिलाड़ी किस पोजीशन पर पहुंचेगा, कितने रिकॉर्ड टूटेंगे, क्या होगा, वो विश्व कप खत्म हो रहे तो उसके बाद अगले ही लेक्चर में मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं अपन थोड़ा सा आगे। तो दोस्तों अगला न्यूज आर्टिकल है अपना, देश में अब तक महिलाओं की जो जिंदगी की डोर है वो पुरुषों से लंबी हो चुकी है। महिलाओं की जिंदगी की डोर कितनी हो चुकी है? पुरुषों से लंबी हो चुकी है। 3.1 साल लंबी। कितनी लंबी हो चुकी है? तो 3.1 वर्ष लंबी हो चुकी है। देखो दोस्तों यहाँ पर किन किन चीज़ों को जानना जरूरी है। पहली बात यह है कि जीवन प्रत्याशा, ठीक है। तो जीवन प्रत्याशा क्या होती है? तो जीवन प्रत्याशा ये होती है कि जन्म के समय पर किसी भी व्यक्ति की जीवन जीने की संभावना, ठीक है। मतलब कोई व्यक्ति 10 साल जिएगा, 50 साल जिएगा, 100 साल जिएगा, एक संभावना लगाई जाती है कि भाई हमारे यहाँ जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो एवरेज 50 वर्ष तो जिएंगे ही जिएंगे। तो ये क्या है? आपकी जीवन प्रत्याशा है, ठीक है दोस्तों। क्या है ये? जीवन प्रत्याशा है। अब अपन देख लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट जो दूसरे फैक्ट हैं उनके बारे में चलते हैं, देख लेते हैं। तो जीवन प्रत्याशा देखो 1980 के बाद हमसे लगातार हमारी जो है वो बढ़ी है। जीवन प्रत्याशा 1980 से के बाद से लगातार बढ़ी है। अब आप देख लो 1980 में कितनी थी? तो 53.6 वर्ष। कितनी थी? 53.6 वर्ष। और एक और आंकड़ा बताऊं मैं, आज़ादी के समय की दोस्तों, आज़ादी के समय की तो लगभग 30 वर्ष थी। कितनी थी? लगभग 30 वर्ष। जीवन प्रत्याशा कितनी थी? लगभग 30 वर्ष। तो जो लोग बोलते हैं ना हमने पुरानी खुराक खाई है, घी दूध खाया है, हम पुराने लोग इतना जीते हैं, 150 साल जी सकते हैं, तो दोस्तों देख लो आप जीवन प्रत्याशा कितनी है। यहाँ पर 30 थी, यहाँ 53 हुई और हमारे टाइम में आके फिर भी 72 हो गई, 72 हो गई है, ठीक है दोस्तों। तो 2023 में पुरुषों की कितनी है जीवन प्रत्याशा? 77.5 वर्ष, महिलाओं की 73.6 वर्ष और एवरेज 72 वर्ष। मतलब हमारे भारत के अंदर पैदा होने वाला व्यक्ति एवरेज कितना जीता है? तो 72 वर्ष तक जीता है, ठीक है मेरे दोस्तों। तो देखो दुनिया की बात और कर लेते हैं एक बार। तो जीवन प्रत्याशा में भारत का स्थान कौन सा है विश्व में? तो 126वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 126वां स्थान है। देखो विश्व के 195 देशों में भारत 126वें स्थान पर है जीवन प्रत्याशा की दृष्टि से। मतलब कोई व्यक्ति भारत के अंदर कितना लंबा जीवन जीता है, इस आधार पर कौन से नंबर पे वो 126वें नंबर पर, ठीक है दोस्तों। महिलाओं व पुरुषों के जीवन में दुनिया में जो अंतर है वो लगभग 5 से 10 वर्ष का है। कितना है? 5 से 10 साल तक का अंतर है। और रूस में महिलाओं की जीवन प्रत्याशा पुरुषों से 10 साल अधिक है। पुरुषों से कितने वर्ष अधिक है? 10 वर्ष अधिक है रूस के अंदर, ठीक है मेरे दोस्तों। और एशिया के अंदर जीवन प्रत्याशा सबसे ज़्यादा किसकी है? तो वो हांगकांग की है। कितनी है? 85.88 साल। मतलब हांगकांग में पैदा हुआ व्यक्ति लगभग कितना जीता है? हांगकांग में रहने वाला व्यक्ति लगभग 85.88, जिसमें महिलाएं कितना जीती हैं? तो 88.66 और पुरुष जीते हैं 83 साल लगभग, ठीक है। दुनिया भर में यूरोप के छोटे से देश मोनाको, कौन सा? मोनाको में सर्वाधिक जीवन प्रत्याशा 87 ईयर ओल्ड है। 87 ईयर ओल्ड है, ठीक है दोस्तों। पहले क्या थी? पहले दुनिया में सबसे ज़्यादा किसकी थी? हांगकांग की। किसकी थी? हांगकांग की। दूसरे नंबर पर कौन सा आता था आपका? वो आता था मोनाको। कौन सा आता था? मोनाको। लेकिन अब पहले नंबर पर कौन आ रहा है? मोनाको। दूसरे नंबर पर कौन आ रहा है? हांगकांग, ठीक है दोस्तों।
तो याद रखना दुनिया में पहले नंबर पर कौन सा देश है जीवन प्रत्याशा की दृष्टि से, तो मोनाको है। दूसरे नंबर पर कौन सा आता है, वर्तमान परिदृश्य को देखें तो दूसरे नंबर पर आता है आपका हांगकांग, पहले पे मोनाको, दूसरे पे हांगकांग। और टोटल 195 देशों में भारत का स्थान कौन सा है, तो 126वां। भारत में औसत जीवन प्रत्याशा कितनी है, तो 72 वर्ष है, ठीक है। और पुरुषों की 70.5 वर्ष है और महिलाओं की 73.6 वर्ष है। इस चीज़ को आप याद रखना मेरे दोस्तों, ठीक है। और दोनों में अंतर कितना है, तो 3.1 वर्ष का अंतर है। और 1980 के बाद उत्तरोत्तर हमारी जीवन प्रत्याशा में क्या हुई है दोस्तों, वृद्धि हुई है मेरे भाइयों। तो मेरे मित्रों अब चलते हैं अपन थोड़ा सा और आगे और देखते हैं अगला न्यूज आर्टिकल क्या है। तो दोस्तों देखो बहुत छोटा सा न्यूज आर्टिकल है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मोहनजोदड़ो में क्या हुआ है, तांबे के सिक्कों से भरा हुआ घड़ा मिला है। कौन सी जगह पर मिला है आपका, मोहनजोदाड़ो के अंदर। कौन सा, मोहनजोदाड़ो में। अब मोहनजोदाड़ो क्या है दोस्तों, क्या है मोहनजोदाड़ो, तो सिंधुकालीन सिंधु सभ्यता का स्थल है, ठीक है। क्या है, सिंधु सभ्यता का स्थल है। अब अपन ये चीज़ देख लेते हैं कि न्यूज़ क्या है अपनी, फिर इस चीज़ को अपन डिटेल में देखेंगे कि मोहनजोदाड़ो क्या है। छोटा सा टॉपिक पढ़ाऊंगा लेकिन आपके एग्जाम के बहुत सारे डाउट है वो क्लियर कर देगा, ठीक है दोस्तों। तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, कौन सी जगह पर, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। देखो सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु नदी के किनारे सिंध प्रांत में। पुरातत्व स्थल कौन सा है, मोहनजोदाड़ो। यहाँ से क्या मिला है, तांबे के सिक्के से भरा हुआ एक घड़ा मिला है। यह घड़ा एक स्तूप में रखा हुआ था। कौन सी जगह पर रखा हुआ था ये घड़ा, एक स्तूप में रखा हुआ था, ठीक है। मजदूर क्या कर रहे थे, दीवार ढह चुकी थी तो उसकी खुदाई कर रहे थे, उस पर नजर पड़ेगी। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज आ गई, देखो पुरातत्व संरक्षण निदेशक सैयद साकिर शाह कौन है, अपने अभी पुरातत्व विभाग के पुरातत्व का संरक्षण निदेशक कौन थे, निदेशक कौन थे, अपने नहीं है ये पाकिस्तान के, ठीक है। क्या नाम है इनका, सैयद साकिर शाह। अपन से ये प्रश्न पूछा नहीं जाएगा लेकिन फिर भी याद रखने में कोई हर्ज नहीं है। जो लोग इंटरव्यू देने जा रहे हैं उनसे पूछा जा सकता है क्योंकि ये आपके न्यूज़पेपर के अंदर बढ़िया से मेंशन किया हुआ है, ठीक है दोस्तों। कौन है पाकिस्तान के संरक्षण निदेशक, तो सैयद साकिर शाह हैं। वहाँ पर खुदाई चल रही थी, सावधानी पूर्वक उन्होंने बर्तन को बाहर निकलवा लिया है। तो देखो दोस्तों ये तो हो गई आपकी न्यूज़ की बात है, ठीक है। अब चलते हैं उन बातों पर जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो आ जाओ। तो दोस्तों देखो मोहनजोदड़ो का मतलब क्या है, मोहनजोदड़ो क्या है, इसका अर्थ क्या है मोहनजोदड़ो का। तो मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है दोस्तों, तो इसका मतलब होता है मृतकों का टीला। एक टीला था, यहाँ पर मृतक पाए गए, मतलब मृतक क्या, ये मृतप्राय था, यहाँ पर मृतप्राय था, ठीक है। यहाँ पर कोई जीवन नहीं था, कोई नहीं रहता था, तो इसको मृतकों का टीला नाम दे दिया। अब इसका विस्तार कहाँ से कहा था क्या मेरे मित्रों, तो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल पाकिस्तान ईरान सीमा के पास, पाकिस्तान ईरान सीमा के पास एक स्थान है बलूचिस्तान। वहाँ पर एक जगह है सुतकांगेंडोर। कौन सा, सुतकांगेंडोर, ठीक है। वहाँ से लेकर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के आलमगीरपुर तक है, ठीक है। और ये है वेस्ट का, ये है आपका ईस्ट का। तो मतलब पश्चिम में कहाँ है, बलूचिस्तान के सुतकांगेंडोर। और ईस्ट में कौन सी जगह तक इसकी सीमा है, तो मेरठ के आलमगीरपुर तक। नॉर्थ में कहाँ तक सीमा है, तो जम्मू कश्मीर के मांडा तक। कौन सा, जम्मू कश्मीर के मांडा तक। और साउथ में तो महाराष्ट्र के दायमाबाद तक ये फैला हुआ है। मतलब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ की बात करें तो यहाँ पे हो गया आपका बलूचिस्तान का सुतकांगेंडोर, ठीक है। यहाँ पे हो गया मेरठ का आलमगीरपुर, ठीक है। यहाँ पर हो गया जम्मू कश्मीर का मांडो, कौन सा, मांडा, ठीक है। और इधर नीचे हो गया दायमाबाद, क्या हो गया, महाराष्ट्र का दायमाबाद, ठीक है। इसके अन्य स्थल कौन कौन से हैं जो भारत में पाए जाते हैं, तो गुजरात में लोथल पाया जाता है, धौलावीरा पाया जाता है, राजस्थान में कालीबंगा, ठीक है। कौन कौन से हैं, लोथल, धौलावीरा और कालीबंगा। आलमगीरपुर आपका हो ही गया, मांडा आपका हो ही गया, दायमाबाद आपका हो ही गया, ठीक है। तो कितने स्थल यहाँ पर पाए जा रहे हैं, तो आलमगीरपुर पाया जा रहा है, दायमाबाद पाया जा रहा है, लोथल, धौलावीरा और कालीबंगा पाया जा रहा है, ठीक है। इसका समय क्या रहा है दोस्तों, कहाँ कितने समय से कितने समय तक ये सभ्यता रही है, तो देखो कांस्य युगीन सभ्यता के रूप में ये 3300 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व शहरी सभ्यता रही है। किस तरह की सभ्यता थी ये, नगरीय थी या शहरी सभ्यता थी, किस तरह की सभ्यता थी दोस्तों, तो कांस्य युगीन सभ्यता थी। किस तरह की कैसी सभ्यता थी ये,
कांस्य युगीन सभ्यता थी। ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों 3300 ईसा पूर्व से लगभग 1300 ईसा पूर्व के बीच सिंधु घाटी विकसित हुई, और इसके जो परिपक्व होने का जो चरण था वो 2600 ईसा पूर्व से लेके 1900 ईसा पूर्व तक था। मतलब 3300 ईसा पूर्व में इस सभ्यता की स्थापना होती है, 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक ये अपने चरम पर रहती है, फिर 1900 से 1300 ईसा पूर्व तक के इसके अवशेष मिलते हैं, वो बताते हैं कि इसका पतन हो गया। ठीक है दोस्तों, इसके जो प्रमुख कारण है पतन के, उनमें सबसे जो प्रमुख जो पतन का कारण माना जाता है दोस्तों, वो माना जाता है जलवायु परिवर्तन। कि जलवायु परिवर्तन के कारण या तो नदियों में बाढ़ आई होगी या दूसरे कोई चीज़ें हुई होंगी। मतलब प्रमुख जो चीज़ है वो जलवायु परिवर्तन है, और बाकी चीज़ें जो हुई होंगी वो जलवायु परिवर्तन के कारण ही हुई होंगी। ठीक है दोस्तों, इसकी खोज किसने दी की, इसकी खोज के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो इसकी प्रारंभिक जो खुदाई है 1920 में हुई थी। 1964-65 तक इसके सभी जो तक अलग अलग चरणों में ये खुदाई क्या होती है, जारी रहती है। ठीक है, और मोहनजोदड़ो की प्रागैतिहासिक प्राचीनता की जो खोज है 1922 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के राखलदास बनर्जी के द्वारा की गई। किसके द्वारा, राखलदास बनर्जी के द्वारा, और खुदाई भी इन्होंने ही की थी। ठीक है मेरे मित्रों, प्राप्ति इसकी, तो देखो दोस्तों यहाँ से जो चीज़ प्राप्त हुई है उसके बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ईंट से बने हुए फुटपाथ मिले हैं, विकसित जल आपूर्ति मिली है, जल की निकासी के लिए नालियाँ मिली हैं, शौचालय मिले हैं, विशाल अन्नागार मिले हैं, स्नानागार मिले हैं। ठीक है, और क्या क्या मिला है, यहाँ से स्मारक भवन मिले हैं, जैसे कि अभी आपने देखा था न्यूज़ के अंदर कि एक स्तूप था, वहाँ से क्या निकले हैं, सिक्के मिले हैं। तो ये क्या थे, स्मारक भवन। ठीक है, ये क्या थे, स्मारक। समकोण पर काटती हुई सड़कें मिली हैं, विस्तृत नगर नियोजन प्रणाली मिली है यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, अपने चरमोत्कर्ष और अत्यधिक विकसित सामाजिक संगठन के साथ इसके अनुमानित निवासी लगभग 30,000 से लेकर 60,000, मतलब यहाँ की जो आबादी होगी लगभग 30,000 से 60,000 के बीच में रही होगी। ये जो सभ्यता है वो कराची से 510 किलोमीटर उत्तर पूर्व और सिंध में लरकाना से 28 किलोमीटर दूर बिना पकी ईंट के विशाल शहर के खंडरों से वर्ष 1980 में इसको क्या किया गया था दोस्तों, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया था। तो मोहनजोदड़ो से संबंधित जो भी फैक्ट हैं वो मैंने आपको बता दिए यहाँ पर। इसके अलावा कोई भी फैक्ट ऐसा नहीं रह जाता जो मोहनजोदड़ो से संबंधित हो और आप पे नहीं आए। ठीक है दोस्तों, अब चलते अपन थोड़ा सा और आगे। तो मेरे दोस्तों चैट जीपीटी है, इस आपने कुछ समय पहले चैट जीपीटी का नाम सुना होगा, बड़े जोर शोर से भैया चैट जीपीटी यूपीएससी के पेपर में फेल हो गया, दुनिया के सारे पेपर इसने पास कर लिए थे, लेकिन जैसे ही यूपीएससी का पेपर इसके सामने आया और इसकी एक नहीं चली और इसका काम तमाम हो गया, कुछ इस तरह की चीज़ें आपने सुनी होंगी। तो दोस्तों ये चैट जीपीटी क्या है, तो चैट जीपीटी एक तरह से आपका गूगल की तरह पर एआई आधारित सर्च इंजन है। क्या है, गूगल की तरह आधार पर क्या है, ये सर्च इंजन है। क्या है, एआई आधारित सर्च इंजन। ठीक है, एआई आधारित सर्च इंजन है। इसके अलावा इसके बारे में और भी कोई चीज़ नहीं है, बस इतनी सी चीज़ बात जान। ठीक है दोस्तों, क्या हुआ है देखो, अपन यहाँ पर इस न्यूज़ को इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि देखो ये जो महिला दिख रही हैं इनका नाम है मीरा मुराती। ये भारतीय मूल की महिलाएं, क्या है, भारतीय मूल की महिलाएं, इनका नाम है मीरा मुराती। देखो एक और भारतीय जो सीईओ बन गया है किसी कंपनी का। ठीक है दोस्तों, तो चैट जीपीटी बनाने वाली कंपनी ओपन एआई ने शुक्रवार को सीईओ सैम अल्टमैन को बर्खास्त कर दिया। ये वही व्यक्ति है जिन्होंने चैट जीपीटी को बनाया था। कौन है ये व्यक्ति जिसने चैट जीपीटी को बनाया था? ठीक है, और अब ये चैट जीपीटी दिवालिया होने के कगार पर पहुंच गया है क्योंकि बहुत कम समय में इसने बहुत ज़्यादा जो फॉलोअर हैं वो इकट्ठे किए थे और बहुत कम समय में ही इसने क्या किया, 170 करोड़ जो फॉलोअर थे वहाँ से इसके कितने पहुँच गए, यूज करने वाले, इस्तेमाल करने वाले 10 करोड़ पर पहुँच गए। मतलब जितनी जल्दी आग जली उतनी जल्दी ही बुझ गई, क्योंकि इस पर कई सारे आरोप भी लगे थे, जिनमें सबसे बड़ा आरोप था कंटेंट चोरी का, कि इन्होंने कंटेंट चोरी किया है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों क्या हुआ है देखो, यहाँ पर सैम अल्टमैन को बर्खास्त कर दिया गया है और चीफ टेक्नोलॉजी अफसर मीरा मुराती, कौन, मीरा मुराती चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर थी यहाँ पे, इनको क्या किया, इंटरिम सीईओ बना दिया गया। क्या कर दिया गया, इंटरिम सीईओ बना दिया गया। ये अल्बानिया में जन्मी थी और इससे पहले एलोन मस्क की टेस्ला कंपनी में भी अपनी अहम भूमिका निभा चुकी हैं। तो यहाँ पर आपके एग्जामिनेशन के लिए जरूरी क्या नाम है, मीरा मुराती के हाल ही में किस भारतीय मूल की महिला को ओपन एआई ने अपना इंटरिम सीईओ नियुक्त किया है, तो उनका नाम है मिस मीरा मुराती। ठीक है दोस्तों, क्या नाम है, मीरा मुराती। ठीक है दोस्तों, यही चीज़ इंपॉर्टेंट थी इसके अंदर, आपके एग्जाम के लिए दूसरी कोई चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है। अब चलते हैं मेरे मित्र थोड़ा सा और आगे। देखो दोस्तों,
सुमित्रा चरतराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। किसको? सुमित्रा जी को मिला है। शोभा जी को मिला है। ये पद्मश्री हैं शोभा जी, इनको सुमित्रा चरतराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। तो दोस्तों पहले इस पुरस्कार के बारे में ही जान लेते हैं अपन। तो श्री राम भारतीय कला केंद्र, श्री राम भारतीय कला केंद्र ये जो है वो इस पुरस्कार को देता है। इन्होंने 2010 में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के लिए सुमित्रा चरतराम पुरस्कार की स्थापना की थी। ये पुरस्कार किसको दिया जाता है? तो भारतीय शास्त्रीय संगीत और नृत्य में प्रतिष्ठित व्यक्तित्व को प्रतिवर्ष दिया जाता है। इसके पहले प्राप्तकर्ता कौन थे? तो पंडित बिरजू महाराज थे। ठीक है मेरे दोस्तों, अब देख लो तो इस वर्ष का 2023 का किसको प्रदान किया गया है? तो प्रदान किया गया है शोभा दीपक सिंह को। किसको? पद्मश्री अवार्ड विजेता रही हैं जो शोभा दीपक सिंह, इनको प्रदान किया गया है। और अब तक पंडित बिरजू महाराज, किशोर अमोनकर, मायधर राउत, कुमुदनी लखिया, पंडित जसराज, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया और गिरिजा देवी, इन सभी को ये पुरस्कार प्रदान किया जा चुका है। साथ में उस्ताद अमजद अली खान ये भी रह गए, इनको भी ये पुरस्कार प्रदान किया जा चुका है। तो आपको कुछ जो फैक्ट याद रखने हैं वो ये रखनी है कि सुमित्रा चरतराम पुरस्कार, इसके प्रबंधन कौन सी संस्था करती है? तो श्री राम भारतीय कला केंद्र करता है। 2010 में इस पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। ठीक है दोस्तों, 2023 का किसे प्रदान किया गया है? तो 2023 का प्रदान किया गया है आपके शोभा दीपक सिंह जी। कौन? शोभा दीपक सिंह। किसको? शोभा दीपक सिंह, इनको इसको पुरस्कार को दिया गया है। ये पद्मश्री हैं ऑलरेडी, पद्मश्री। ठीक है, ये पद्मश्री हैं। और ये जो पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो जो शास्त्रीय संगीत है उसके क्षेत्र में दिया जाता है। और पहले प्राप्तकर्ता इसके पंडित बिरजू महाराज थे। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। तो दोस्तों देखो, एलोन मस्क ने एक और नया काम किया है, मतलब करते ही रहते हैं, बहुत सारे काम किए हैं इन्होंने। ये एक हम बोल सकते हैं सिर्फ इसको एक और नया, लेकिन ये बहुत पुराना काम है, बहुत समय से चल रहा है। तो देखो, एलोन मस्क की एक योजना है दोस्तों, वो है स्पेस टूरिज्म की। कौन सी? स्पेस टूरिज्म की। ठीक है, ये कहते हैं कि जो व्यक्ति के जो हमारा आज का जो दुनिया है, आज की जो दुनिया है उसमें भविष्य में लोग जो हैं वो स्पेस की यात्रा कर सकें, उसके लिए इन्होंने योजना बनाई है। और इसी चीज़ को लेकर दुनिया का सबसे शक्तिशाली और विशाल रॉकेट, ठीक है, शक्तिशाली और विशाल रॉकेट, इसका क्या किया इन्होंने? परीक्षण तो सफल कर लिया, लेकिन उन्होंने फिर दोबारा से इसको अंतरिक्ष की तरफ भेजा कि भाई फिर से देखते हैं। तो क्या हो गया, ये अपने सारे के सारे चरणों को पूरा नहीं कर पाया, मतलब एलोन चचा को अभी भी सफलता नहीं मिली। ठीक है दोस्तों, तो अपन देख लेते हैं कि अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा और उससे आगे ले जाने के लिए विकसित स्पेस एक्स का मानव रहित अंतरिक्ष यान कैसा है? ये मानव रहित अंतरिक्ष यान है। इसका नाम क्या है दोस्तों? स्टारशिप। नाम क्या है इसका? स्टारशिप। ठीक है, मतलब तारों के बीच में ले जाने वाला शिप। ठीक है, स्टारशिप। ये क्या हो गया, इसमें अंतरिक्ष में पहुंच तो गया लेकिन विस्फोट हो गया और अपने लक्ष्य से ये दूर रह गया है। ठीक है दोस्तों, इसकी लंबाई कितनी है? तो 394 फीट लंबाई का ये रॉकेट है। दुनिया का सबसे बड़ा रॉकेट है। इसको दोबारा रीयूज के लिए बनाया गया है। ठीक है, रीयूजेबल है ये। ठीक है, कैसा है ये? रीयूजेबल है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि मानव को अंतरिक्ष में ले जाने के लिए किस शिप का हाल ही में परीक्षण किया गया जो दुर्घटनाग्रस्त हो गया? तो उसका नाम है स्टारशिप। ये कितनी लंबाई इसकी कितनी है? तो 394 फीट। ये रीयूजेबल है और टेस्ला कंपनी का है, प्राइवेट है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। तो दोस्तों अब बात आती है अपने पड़ोसी देश की, जिसके हम ज़्यादा तवज्जो नहीं देंगे क्योंकि वो उस लायक है नहीं। ठीक है, लेकिन अपन अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। तो देखो दोस्तों क्या हुआ, ये कंट्री ऑफ कंसर्न। ठीक है, देखो क्या हुआ है मेरे मित्रों कि यूएस के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर क्या हुआ है, एक कमीशन का गठन किया गया था मानवाधिकारों के ऊपर। ठीक है, उस कमीशन ने क्या कहा कि जो पाकिस्तान है उसमें हिंदुओं का, सिखों का और ईसाइयों का, हिंदू और सिखों का और ईसाइयों का, ठीक है, क्या होता है, दमन किया जाता है, बहुत भयानक दमन। मतलब एक ईश निंदा कानून बना दिया गया है, उसके तहत इनको मार भी दिया जाता है सड़क पर बीचों बीच, और कोई कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है, इसीलिए क्या किया, कंट्री ऑफ कंसर्न, पाकिस्तान को कंट्री ऑफ कंसर्न की लिस्ट में डाल दिया गया। ठीक है, देखो दोस्तों ये कंट्री ऑफ कंसर्न, ये सूची क्या है, हमारे लिए जरूरी है सिर्फ ये चीज़। ठीक है दोस्तों,
बाकी अपने लिए कोई भी चीज़ इस आर्टिकल के अंदर इंपॉर्टेंट नहीं है, बस अपने को कंट्री ऑफ कंसर्न के बारे में जानता है कि कंट्री ऑफ कंसर्न सूची में किस प्रकार के देशों को डाला जाता है। ठीक है दोस्तों, तो देखो पाकिस्तान को कंट्री ऑफ कंसर्न सूची में शामिल किया जाए, इस सूची में उन देशों को रखा जाता है, उन देशों को रखा जाता है जहां पर मानवाधिकारों का लंबे समय से हनन होता हुआ आ रहा हो। कहाँ पर? जहाँ पर मानवाधिकारों का, ऐसा देश जहाँ पर मानवाधिकारों का हनन होगा, मानवाधिकारों का हनन हो रहा है बहुत लंबे समय से, लॉन्ग टाइम। और पाकिस्तान हमसे कहता रहता है कि हम क्या, हम तो बहुत अच्छे देश हैं भाई, तुम अपनी तरफ देखो। ठीक है, तो जहाँ पर बहुत लंबे समय से मानवाधिकारों का हनन हो रहा है, उस देश को कंट्री ऑफ कंसर्न की लिस्ट में डाल दिया जाता है, कंट्री ऑफ कंसर्न की लिस्ट में डाल दिया जाता है। तो आपको पता लग गया होगा दोस्तों कंट्री ऑफ कंसर्न क्या होती है। अब चलते हैं मेरे मित्र थोड़ा सा और आगे। तो दोस्तों फिर से एक बहुत छोटी सी न्यूज़ है, लेकिन छोटा मगर मोटा बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। देखो दोस्तों, लोकसभा में 713 प्राइवेट मेंबर बिल लंबित हैं। मतलब ये अभी लोकसभा के पटल पर रखे ही नहीं गए हैं, इनका लोकसभा में गिरना या पास होना तो बहुत पीछे की बात है, ये लंबित चल रहे हैं अभी तक। ठीक है दोस्तों, बस अपने लिए ये लाइन है ना, बहुत सी चीज़ दे जाती है। देखो लोकसभा की बात आई है, यहाँ पर प्राइवेट मेंबर विधेयक की बात आई है। ठीक है, किसकी बात आई है? प्राइवेट मेंबर विधेयक की। और यूपीएससी इस चीज़ पर प्रश्न पूछ चुका है। ठीक है, कुछ खुद यूपीएससी पूछ चुका है इसमें, तो सोच लो आप पीसीएस वगैरह के लिए तो ये कितना ही इंपॉर्टेंट हो सकता है और आपके एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसके अलावा और चीज़ों की बात आई है, वो है आपके मानसून सत्र, मतलब कितने सत्र होते हैं। तो अपन दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राइवेट मेंबर विधेयक और सत्र, इन दोनों चीज़ों को एक बार अपन देख लेते हैं। तो देखो दोस्तों, लोकसभा के सत्र कितने होते हैं, तो आर्टिकल 85 कहता है कि संसद सदैव इस तरह से आयोजित की जाती रहेगी कि 2 सत्रों के मध्य में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होगा। परंपरा के अनुसार संसद 3 नियमित सत्रों में और विशेष सत्रों में आयोजित की जाती है। विशेष सत्र भी अपने काम के नहीं है, क्योंकि विशेष सत्र राष्ट्रपति की इच्छा पर जो है वो निर्भर करते हैं, और राष्ट्रपति चाहेंगे तो विशेष सत्र होगा, नहीं चाहेंगे तो नहीं होगा। तो विशेष सत्र तो अपन यहाँ पढ़ेंगे ही कैसे, तो जो नियमित सत्र हैं उनके बारे में अपन देख लेते हैं। ठीक है मेरे मित्रों, तो पहला है आपका बजट सत्र। कौन सा है? बजट सत्र। देखो दोस्तों, ये वर्ष का पहला सत्र होता है, जो आपका बजट वगैरह रखा जाता है, इकोनॉमिक सर्वे पढ़ने को आ जाता है, वो इसी सत्र की मेहरबानी है आपके की। ठीक है, सामान्यतः फरवरी और मई, ठीक है, फरवरी में शुरू होता है और मई तक चलता है। बाकी इतना नहीं खींच पाते लोग, बीच बीच में भाग जाते हैं हंगामा कर करके, चलने ही कहाँ देते हैं। ठीक है, सत्र के प्रारंभ में राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है। ये वही सत्र है जहां पर राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है, बजट प्रस्तावित होता है और पारित होता है। पहला सत्र हो गया, इसको वर्ष का पहला सत्र बोलते हैं। और ये आपके राष्ट्रपति का दायित्व है कि वो हर प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र को संबोधित करें। दूसरा है आपका मानसून सत्र, ये जुलाई से अगस्त तक चलता है। तीसरा है आपका शरद सत्र, जिसको अपन शीतकालीन सत्र भी बोलते हैं। कौन सा? शीतकालीन सत्र भी बोलते हैं। ये आपके नवंबर और दिसंबर में चलता है, फिर आपके फरवरी से लेके और मई तक पहला सत्र फिर से आ जाता है। ये कब सबसे कम अवधि का सत्र रखा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब दूसरे नंबर पर अपन बात कर लेते हैं प्राइवेट मेंबर बिल की। किसके बारे में बात करेंगे अपन? प्राइवेट मेंबर बिल के बारे में। ठीक है, तो पहली बात तो ये है दोस्तों, ये किसी मंत्री के द्वारा नहीं रखा जाता। मतलब मंत्री के अतिरिक्त जो आपकी कैबिनेट है, उसमें मंत्री जो हैं इनके अलावा, मंत्री के अलावा जितने भी लोग हैं, चाहे वो सरकार के दल के ही क्यों ना हो, यदि वो भी कोई बिल लेकर आएंगे तो वो भी प्राइवेट मेंबर बिल होगा। सरकारी जो मेंबर हैं वो सिर्फ कौन है? प्रधानमंत्री प्लस उसकी मंत्रिपरिषद, मतलब जिसमें टोटल मंत्री आते हैं। वो मंत्रियों के अलावा जितने भी लोग संसद के अंदर बैठे हैं वो प्राइवेट मेंबर हैं, वो सरकारी मेंबर नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो प्राइवेट मेंबर बिल मंत्री के अतिरिक्त किसी अन्य सांसद द्वारा प्रस्तुत किया जाए तो उसको क्या बोल देते हैं अपन? प्राइवेट मेंबर बिल बोल देते हैं। इस विधेयक को संसद में पेश करने से पहले 1 महीने का नोटिस देना होता है। आप अध्यक्ष जी को 1 महीने पहले बताओगे कि भाई नोटिस दे दिया कि 1 महीना पहले, कम से कम 1 महीना पहले, कि हम क्या करने वाले हैं, प्राइवेट मेंबर बिल लेके आने वाला हूं मैं। ठीक है दोस्तों, ये से क्या है, संबंधित सदस्य के द्वारा ही तैयार किया जाता है। इसे किसी पार्टी वार्टी या पूरी पार्टी का इससे कोई मतलब नहीं है। ये संसद जो सदस्य इसको लेकर आ रहा है, ये उसी की नीयत को दिखाता है, बाकी इसका पार्टी से कोई मतलब नहीं है। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। अब देखो दोस्तों, आपको ये नीला समंदर दिख रहा होगा, पूरा नीला समंदर दिख गया होगा। ठीक है,
ये आपको नीला समंदर दिख गया होगा, ये पूरा नीला समंदर दिख रहा होगा, इसके बीच में आपको ये पट्टी दिख रही होगी, ये पट्टी दिख रही होगी, ये पट्टी दिख गया आपको, ये पट्टी एक देश है। आप बोलोगे क्या क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ, मतलब वो बात नहीं है, मतलब ये क्या है, ये पूरी पट्टी ये एक देश है, ठीक है। और अपन इस पट्टी के बारे में ही जानने वाले हैं, क्योंकि ये पट्टी डूबने वाली है और ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि इस पट्टी पर जितने भी लोग रहते हैं वो उनको हम अपने देश में शरण देने के लिए तैयार हैं। तो देखो दोस्तों, ये जो पट्टी है वो है तुवालू द्वीप। कौन सा है? तुवालू द्वीप। ये क्या है? एक द्वीपीय देश है, ठीक है दोस्तों। ये कहाँ पर है? तो इसके पास में बगल में कौन है? ऑस्ट्रेलिया है। और कौन है? न्यूजीलैंड है। और ये कौन सी जगह पर स्थित है? प्रशांत महासागर में। ये कौन सा महासागर है? प्रशांत महासागर। इसका नाम तो है प्रशांत, लेकिन कभी ये शांत नहीं रहते, ठीक है, कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। तो प्रशांत महासागर का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसके कारण तुवालू द्वीप पर डूबने का खतरा आ गया है, ठीक है मेरे दोस्तों। तो इसकी जो टोटल 12,000 की पॉपुलेशन है, तो ऑस्ट्रेलिया ने कहा है ये पॉपुलेशन हमारे यहाँ पर रह सकती है, हम इसको क्या देंगे? शरण देंगे, ठीक है दोस्तों। तो विश्व का तीसरे नंबर का सबसे छोटा देश है तुवालू द्वीप, ठीक है। तो आपको बस एक ही चीज़ याद रखनी है, तुवालू द्वीप किस देश के पास में स्थित है, या हाल ही में पर्यावरण पर जो क्लाइमेट चेंज के कारण जल स्तर बढ़ रहा है, उसमें कौन सा देश है जिस पर डूबने का संपूर्ण खतरा मंडरा रहा है, तो वो है आपका तुवालू द्वीप। अब चलते हैं दोस्तों अपन थोड़ा सा और आगे जाने के लिए कुछ नहीं बता मेरे मित्रों, यहाँ पर होती है अपना आज का न्यूज आर्टिकल समाप्त, ठीक है दोस्तों। तो मेरे मित्रों, हम आपसे मिलते हैं अब अगले वीडियो में, नई नई न्यूज़ लेके आएंगे आपके लिए। आज का न्यूज आर्टिकल डिस्कशन होता है अपना यहीं पर समाप्त, ठीक है दोस्तों। अब मिलते हैं आपसे नए वीडियो में नई नई न्यूज़ के साथ में, और इसी तरह से मैं आपसे न्यूज़पेपर बेस्ड करंट अफेयर आपको पढ़ाता रहूँगा, और आगे से डेली न्यूज़पेपर बेस्ड करंट अफेयर आएगा, मतलब आएगा। आप बोलोगे हर बार बोल देता है, लाता नहीं, आएगा भाई आएगा, ठीक है दोस्तों। तो मेरे मित्रों, अब आपसे मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।